नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, ब्रोकर फ्रॉम सुपरमैक्स रियलिटी, आज बैठा हूँ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड जिमी जी के साथ। आज हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि कल बैंक ऑफ कनाडा ने जो अपना इंटरेस्ट रेट दोबारा नहीं बढ़ाया, तो ये खुशी की बात है या आगे इसमें कुछ और भी हो सकता है। दूसरा, हम और भी डिस्कस करेंगे कि कनाडा में इस तरह के जो रिसेशन आए हैं, इस तरह की जो मार्केट रही है, क्या रहा है उसका हिस्ट्री में और क्या आगे लोगों ने किया है, कब तक ये चीज़ें रही हैं, कब तक इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। फिर हम और डिस्कस करेंगे सर कि इसमें करंट सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, करंट सिचुएशन कहाँ लेके जा रही है। तो हम अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे, और ये भी शेयर करेंगे कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में, स्थिति में हमको किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो जिमी जी मेरे पास बैठे हैं आज, वो आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जिमी जी, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग टच करते हैं, जो कल ही बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, क्या लगता है आपको, हमें खुश होना चाहिए या या आगे बढ़ सकते हैं? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? वेलकम ऑल, थैंक यू राहुल। कल जब उन्होंने रेट होल्ड किया बैंक ऑफ कनाडा ने, आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ पीपल जो एज पे बैठे थे कि क्या होगा, उनको क्लैरिटी नहीं थी, उनकी जान में जान आई होगी, आई एम श्योर, राइट। पर एट द सेम टाइम आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया सम प्रोफेशनल्स, दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग कि पता नहीं क्या हो गया। आई थिंक अभी भी अगर मेरे से आप पूछो भी आपको क्या लगता है कि पॉज से राहत मिलेगी, एक्चुअली ये पॉज से कई बंदों की मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं। एंड कल जो अपने गवर्नर थे बैंक ऑफ कनाडा के, उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि 2024 समर में रेट कट आएंगे, अगले 6 महीने माह में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बैंक ऑफ गवर्नर जो थे उनका बहुत क्लियर आंसर था। उन्होंने कहा कि इट इज़ टू अर्ली, इट्स टू अर्ली फॉर अस टू टॉक अबाउट रेट कट्स। वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि अगर हम सूरत हाल देखें मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे वहाँ एक और लड़ाई शुरू होगी, आगे रशिया यूक्रेन में थी, अभी एक और नई लड़ाई इजराइल और गाज़ा में चल रही है, राइट। तो इससे हम कहेंगे कि वो तो चलो उधर लगी, कनाडा को क्या फ़र्क पड़ता है? कनाडा को ऐसे फ़र्क पड़ता है कि कनाडा की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे हम अपना पेट्रोल की बात करें, गेहूं की बात करें, रशिया और यूक्रेन में बहुत गेहूं होता है, राइट। सो द थिंग इज़ दैट सारी कमोडिटीज़ की प्राइस ऊपर चलती है। यही शायद चीज़ होती है जिससे इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल नहीं आ रहा है। करेक्ट। सो अगर आप बैंक ऑफ गवर्नर की आप पूरी स्पीच सुनो, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया में ना जो लोगों ने अपना, उनका कोई मुद्दा होता है या उनका कोई अपना गोल होता है, वो छोटा सा क्लिप 5 सेकंड का डाल देते हैं, बस उसने ये कहा है, वो पूरी स्पीच नहीं सुनते। तो उसकी पूरी स्पीच में उसने यही कहा था कि आज की जो सूरत हाल है, 2 बातें उसने बहुत क्लियर की। एक कहता था कि हमारी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, उससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। सेकंड, जब भी हम इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करते हैं, उसमें जो गैस प्राइसेस हैं, अगर वो ऊपर बैरल जाती है, जब लड़ाई लगी थी अक्टूबर 7 में, ठीक है, इसी महीने, तो बैरल जो था ऑयल का कुछ दिनों में ही $10 बैरल बढ़ गया, राइट। तो जब भी इसकी प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर ज़्यादा पे करेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो उससे इन्फ्लेशन ऊपर आएगी और इसका इम्पैक्ट आप धीरे धीरे मार्केट पे देखेंगे। करेक्ट। सी राहुल, जो एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो मैंने स्टडी किया, मेरे को भी कनाडा रहते 20 साल हो गए हैं। कनाडा की जो इकॉनमी और जीडीपी है वो डिपेंड करती है हाउसिंग और इमिग्रेशन पे, ठीक है। इनको इससे बाहर निकल के देखना कि हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो बाकी डेवलप कंट्रीज़ हैं हम उनसे तभी कम्पीट कर सकते हैं जब हम इस पे फोकस करेंगे। अगर हम सिर्फ हाउसिंग और इमिग्रेशन पे फोकस करेंगे और कल को दोनों नीचे जाती हैं, वी विल स्ट्रगल अ लॉट। और एक और आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरे को बोला था गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा था कि जो बैंक ऑफ कनाडा है 2% इन्फ्लेशन उनका टारगेट है, राइट। पिछला जो उन्होंने जून जुलाई में रिव्यू दिया था अपना, बैंक ऑफ कनाडा की पॉलिसी आई थी, वो कह रहे थे भी शायद 2024 के शुरू में एंड में हो जाए या 25 के शुरू में हो जाए। कल उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन 2% 2025 के एंड से पहले नहीं आ सकती। तो मतलब जब तक ये हम 2% का इन्फ्लेशन हम लोग टच नहीं कर लेते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट रेट कमिंग डाउन। दैट्स राइट। तो उन्होंने कहा अभी तो रेट कट की बात करनी भी मतलब हमें नहीं चाहिए,
और उन्होंने बताया कि जो बैंक ऑफ कनाडा की है 2023 की आउटलुक हमारी ग्रोथ की, वो कह रहे थे भी इस साल के एंड तक कनाडा की जो है ग्रोथ वो होगी 1.2%, 2024 में 0.9% और 2025 में 2.5%। सो कहने का मतलब है कि दे आर ऑल्सो प्रोजेक्टिंग कि 2025 में ही ग्रोथ होगी। एंड ऑल्सो हमने कई वीडियो में बात की है कि कनाडा में जो इलेक्शन है मेन फेडरल इलेक्शन वो भी 25 में है, वो भी बहुत बड़ा दैट विल बी गेम चेंजर। और अगली जो बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है वो है दिसंबर 6 में। सो अभी ये नहीं कि साल का काम खत्म हो गया, दिसंबर 6 में एक और मीटिंग करेंगे। दोस्तों मतलब नेक्स्ट जो बैंक ऑफ कनाडा की अनाउंसमेंट है वो 6 दिसंबर में है। हो सकता है बढ़ें, हो सकता है ना बढ़ें, ऐसे रहें, बट फिलहाल कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। या और अगली जो राहुल एक बात है रेट की, जैसे लोगों की रिन्यूअल आती है। सो एक मैं स्टडी करा था, बैंक वालों ने डाटा निकाला था रिन्यूअल पे, वो कह रहे थे भी आज से लेके अगले अगस्त 24 तक कम से कम जो टोटल कनाडा में 7 मिलियन अगर मॉर्गेज होल्डर्स हैं, हर महीने 1% ऑफ 7 मिलियन पीपल विल बी रिन्यूइंग देयर मॉर्गेजेस। जैसे कई बंदों के बढ़िया बढ़िया इंटरेस्ट रेट थे 2018 में 19 में, तो रफली 70,000 रिन्यूअल कनाडा वाइड हर महीने होने वाली हैं। और उन्होंने बताया कि अगस्त 24 से 25 के बीच में 1.5% ऑफ मॉर्गेज होल्डर्स ऑफ 7 मिलियन, तकरीबन 1 लाख मॉर्गेज होल्डर्स दे विल बी रिन्यूइंग। सो अभी लेस देन 50% पीपल हैव फेस्ड इंटरेस्ट हाइक्स। इट्स गोना बी हार्ड फॉर देम। हाँ जी, अभी बात हम करते हैं ना, जैसे अभी पीछे मैं लास्ट वीडियो में बात किया था कि हमारा जो डाटा आया था अपना सेल्स और जो अपना रिटेल का डाटा, वो बता रहा था अमेरिका में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, खुल के पैसा खर्च रहे हैं, कनाडा में श्रिंक हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो अमेरिका की मॉर्गेज है वो 30 साल की। आई हैव सम फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन्होंने 2 साल पहले 3% पे अपनी मॉर्गेज 30 साल के लिए लॉक की है। अगर मैं अमेरिका में 30 साल की मॉर्गेज लेके 3% पे बैठा हूँ, आई हैव नथिंग टू वरी। पर कनाडा में हर 3, 4, 5 साल के बाद हमारे पास रिन्यूअल आता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल इस बात पे हमें खुश नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। ये सिर्फ फ़िलहाल ये है कि इस अनाउंसमेंट में बैंक ने नहीं बढ़ाए हैं। टिल इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, बैंक ऑफ कनाडा इज़ ओपन फॉर अनदर इंटरेस्ट रेट हाइक। दोस्तों कनाडा में ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। पहले अक्सर हर कुछ सालों बाद रिसेशन आता है। हम लोग आजकल सुनने को हमें मिल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, जॉब्स वगैरह जा रही हैं। तो बैंक ऑफ कनाडा ने कनाडा में किस तरह का अप एंड डाउन रहा है, रिसेशन में क्या हिस्ट्री रही है, उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। जिम्मी जी बताओ सर, क्या जो रिसेशन जैसे हमारा 2008 में भी आया था, आई थिंक उससे पहले भी आया था, मुझे उसके बारे में याद नहीं है, तो क्या इसी तरह की चीज़ें होती थी, रियल एस्टेट इम्पैक्ट पड़ता था? देखो राहुल, इकोनॉमी में हमें पढ़ाया जाता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज के एक्सपेंशन साइकिल होता है, कंप्रेशन साइकिल रहता है, राइट। कभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, कभी वो अपना नीचे की तरफ जाएगी, राइट। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, वो बताते हैं कि हिस्टोरिकली कनाडा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 10 रिसेशन आए हैं, एंड सिंस 1970s वी हैव 5 रिसेशंस। 10 से याद आया सर, मार्च 2022 से लेके अब तक बैंक ऑफ कनाडा ने 10 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, सो वो बात ऐसे है कि 10 जो रिसेशन आए हैं, 70s के बाद हमारे 5 रिसेशन आए हैं, और वो बताते हैं कि कनाडा में जो एवरेज रिसेशन है वो 11 महीने रहा है। सो 11 मंथ मतलब रिसेशन की ड्यूरेशन है ऑन एवरेज, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे उसमें रिसेशन में क्या होता है, टिपिकली जो साइंस अपना इकोनॉमिस्ट बताते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। सेकंड, दे होल्ड ऑफ परचेजिंग बिग टिकट आइटम्स। थर्ड, ले ऑफ्स होते हैं जो हम देख रहे हैं मीडिया में, कभी कोई बैंक ले ऑफ कर रहा है, कभी टेक कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। चौथा, वो देखते हैं कि जीडीपी कंट्री की नीचे की तरफ जाती है, इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, एंड देन स्टॉक मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल होकर नीचे जाती है। तो ये सारे साइन रिसेशन के हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। और कनाडा का सर हमेशा रिसेशन इज ऑलवेज अटैच विद यूएस, वहाँ रिसेशन है तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली हाँ जी, आता क्योंकि है। हम उस पर निर्भर करते हैं। कनाडा हमारी जो इकॉनमी है, वहाँ से हम कितना सारा सामान मंगाते हैं। 401 हाईवे, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन भी है कितना ज़्यादा वहाँ है, राइट। और आज की डेट में वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन आवर कम्युनिटी जो ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनसे मेरी बात हफ्ते में होती है, क्लाइंट से, कई दोस्त भी हैं, वो यही बताते हैं कि ट्रकिंग इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग।
1-2 साल पहले ट्रकों की बुकिंग, जैसे टेस्ला कार की बुकिंग कराओ 2-2 साल बुकिंग नहीं होती थी ना, ट्रक की प्राइस भी बहुत ऊपर चढ़ गई थी, बुकिंग करा के ट्रक मिलते भी नहीं थे। और आज की ये सूरत हाल है कि लोग ट्रकिंग की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, क्योंकि अगर उसकी किस्त मतलब बनती जितनी 2000 बनती 2500 बनती थी, तो दे डोंट सी दैट बिजनेस इज गेटिंग आल्सो इम्पैक्टेड। हाँ जी, तो लोगों को लोड नहीं मिलते, दे आर गेटिंग इफेक्टेड, राइट। पर आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं? रिसेशन अगर आता है, कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन, कई बंदे कहते हैं कि रिसेशन अभी सॉफ्ट लैंडिंग होगा। तो मतलब टिपिकली हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने इमरजेंसी फंड इंक्रीज़ करने चाहिए, कैश इन हैंड रखना चाहिए जस्ट इन केस समबडी लूजेज अ जॉब। सेकंड, हमें अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, हमें अपना स्किल सेट या जॉब्स या सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंस कैसे रिड्यूस करने? अगर आपके पास 2 गाड़ी है, आपने मतलब बूम में आके आपने प्रॉपर्टीज़ कुछ बेचा या कुछ आपके पास कैश आया, तो ये बॉट एक्सपेंसिव कार्स, उसकी किस्त भी जा रही है आपकी 1500 एक गाड़ी की, 2 गाड़ी की 3000 जा रही है। सो अगर आपको लगता है कि कुछ देर के लिए, 1-2 साल के लिए यू कैन होल्ड ऑन टू इट, अपनी गाड़ी आपने बेचनी है, एटलीस्ट वो पेमेंट आपकी रुक जाएगी, आपकी थोड़ी सी इंश्योरेंस भी कम हो जाएगी, सो यू कैन सर्वाइव। तो अभी हमें अगले 6 माह के लिए या 12 महीने के लिए वी हैव टू बी वेरी सेवी, वी हैव टू बी वेरी फ्रूगल। हमें मीन्स दोस्तों, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो आप उस चीज़ को, अपनी परचेजिंग को, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत है। येस, आई हैव सीन लोगों की जॉब्स वगैरह गई हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में, ट्रकिंग इंडस्ट्रीज़ में लोग के लोड्स कम है, वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हमको ना कह सकते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न्ड। दोस्तों, अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जब डिस्कस करनी है कि ये जो सारे हालात चल रहे हैं, दुनिया भर में लड़ाई चल रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आ रहा है, हमारी किस्तें बढ़ती जा रही हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो करंट सिचुएशन में एज फार एज रियल एस्टेट इज़ कंसर्न हमें क्या करना चाहिए? नई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? अगर फर्स्ट टाइम बायर हम खरीदें ना खरीदें, वेट करें, मॉर्गेज लें ना लें, क्या करें? तो जिम्मी जी, क्या लगता है आपको रियल एस्टेट के मुतालिक हमको क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल? बिफोर राहुल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं एक ना कोट मैंने रखी हुई है, मेरे को किताबें पढ़ने का शौक़ है, एज यू नो, राइट। सो हमारे जब मैं इकोनॉमी की क्लास थी मेरी कॉलेज में, तो हमारे टीचर ने एक कोट मेरे को बोला था, वो आज भी मेरे जहन में है। द कोट इज़ बाय जॉन कीज, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उनका कहना था कि मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन पीपल कैन स्टे सॉल्वेंट। मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन पीपल कैन स्टे सॉल्वेंट। मतलब जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट हम कहते हैं ये पीक है, रियल एस्टेट मार्केट पीक है, वो अगले 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 पीक पे भी छुई जाएगी, हम मतलब कभी उसको टाइम नहीं कर सकते, राइट। हमारी जेब के पॉकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे, बट वी कांट टाइम द मार्केट। सो इस कोट का जो मतलब कंडेंस में हम बोले, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में निचोड़ इसका ये है कि निष्कर्ष ये है कि इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम और प्रोडिक्ट द मार्केट, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो एंड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। यही मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैंने स्टॉक में पैसे लगाए, मेरा स्टॉक डाउन है, आई एम नॉट सेलिंग। अगर मैं बेचूंगा मेरा लॉस पक्का है। ऐसे अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मेरे को पता है कि वो मेरे को जेब से पैसे थोड़े डालने पड़ रहे हैं, पर अगर मैं 5-7 साल उसको ऐसे नहीं होल्ड कर सकता, मेरी इनकम उस पर नहीं करती, आई वुड बाय इट। दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन रियल एस्टेट। जो आपका क्वेश्चन है, वो कोट से मुझे वो कैरन जट्टा का याद आ गया कि टिल्लो साहब ने काला कोट ऐसे ही नहीं डाला। ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था करंट रियल एस्टेट मार्केट के बारे में मेरा क्या है। तो अभी अगर हम ग्लोबली भी बात करते हैं राहुल, अगर हम चाइना का रियल एस्टेट मार्केट देखें, यू कैन गूगल एंड रिसर्च कि चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसकी रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रगल करी है। कई बड़े बड़े बिल्डर जो हैं दे आर क्लोज टू बैंकरप्सी, वो अपनी पेमेंट्स भी लोन पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, राइट। इवन कनाडा में भी कुछ कंपनीज, करेक्ट। अभी पिछले हफ्ते भी आया था, 1-2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे डाउनटाउन टोरंटो में, दे आर गेटिंग इनटू कंज्यूमर प्रपोजल। वो अपनी मॉर्गेज या जो लोन की ऑब्लिगेशंस थी कंस्ट्रक्शन में, दे स्टॉल्ड। एंड एवरी वीक आई एम गेटिंग ईमेल्स, 1 or 2 ईमेल्स के जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्री कंस्ट्रक्शन है, दे आर स्टॉलिंग इट। एंड मैं बात कर रहा था चाइनीज़ का, तो चाइना में भी क्या रिसेंटली किया उन्होंने, वो पहली कंट्री है, अगर आप उसको नोटिस करोगे, वो रेट कट करने शुरू कर दिए उन्होंने, मॉर्गेज के दर कम, कि लोगों में थोड़ा ऑप्टिमिज्म है, लोग अपना खरीद फरोख्त शुरू करें। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। हमने तो 10, आपने बात की 10 बारी हमारा ब्याज बढ़ा है, यूरोप में 12, 13, 14% 14 बार ब्याज बढ़ चुका है।
उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी रेट बहुत हाई है, जीडीपी भी शैम्बल्स में है। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे कनाडा, वी आर नॉट डूइंग दैट बैड, बट स्टिल जो आपका क्वेश्चन है कि हमारा जो करंट सिचुएशन है, सबसे बड़ा जो खतरा मेरे को दिखता है वो है कि जो रिन्यूअल आ रहा है, राइट, मॉर्गेज रिन्यूअल जो आ रहा है, राइट। तो उससे क्या होगा कि रिन्यूअल जब आएगा, आपने 1.5-2% की मॉर्गेज को 5-6% पे अभी लेके आना है नहीं पे, राइट। तब आप करें, इमेजिन करें कि जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो डबल से भी ऊपर हो जाएगी। अभी ऑलरेडी वेरिएबल वालों की तो 40 से 60% बढ़ चुकी है। जो फिक्स्ड वाले हैं उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी अभी कम होगी, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टर्स ने 2-2, 3-3 घर बुक कराए हुए हैं, दे विल ऑल्सो स्ट्रगल टू क्लोज। आपको जैसे पता है कि वी डू फाइनेंसिंग, मेरे पास मॉर्गेज का भी लाइसेंस है 2006 से। सो उसमें मेरे को कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं भी क्लोजिंग नहीं हो रही, इसका क्या सोल्यूशन है, राइट। तो उसका यही सोल्यूशन है कि पीपल आर लुकिंग फॉर प्राइवेट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, रीफाइनेंस। उनसे वो क्लोजिंग नहीं हो रही। कई बंदों के अप्रेजल नहीं आ रहे, कई घरों का प्राइस नीचे चला गया है। दे आर कॉलिंग लॉयर्स कि हम कैसे बैकआउट करें डील। सो अभी जो सूरत हाल है, इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी। जो बिल्डर हैं वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। अभी कई बार मैं कोई वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, अपने कई प्रोफेशनल जो हैं वो बात करते हैं भी 4 लाख बंदा ओंटारियो में आ रहा है, 1 मिलियन बंदा कनाडा में आ रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ लगती, वो अपने घर में बैठे वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक के लिए या सोशल मीडिया के लिए। ये खबर तो बिल्डर को भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वाई बिल्डर इज कैंसलिंग? क्योंकि उनके लिए वो वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है। उनको ये पता है कि अगर ये इन्वेंट्री मेरी खड़ी है कि आजकल बंदे क्वालिफाई नहीं होंगे, मेरी तो इन्वेंट्री मूव ही नहीं करेगी, तो मैं घर क्यों बनाऊँ। शायद यही रीज़न है कि अगर आप दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिकॉज जो बिल्डर्स बैठे हैं उनकी पुरानी इन्वेंट्री ही फिलहाल उनके पास पड़ी है। दे आर नॉट एबल टू सेल इट, प्राइस भी कम नहीं कर रहे हैं। और इशू है, जैसे जिमी ने आपसे कहा कि क्लोजिंग में नए लोग को प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कॉल अस, इधर बी और जिम्मी। आप कभी हमारे ऑफिस आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 6477406048। तो आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू डिस्कस अबाउट योर केस। यस जिम्मी जी। हाँ, आप कभी भी सी व्हाट आई फाइंड राहुल, कई बार लोग सलाह लेते हैं, खासकर हमारी जो देसी कम्युनिटी है, दे विल कॉल यू, पर अगर उनको सलाह आपकी पसंद ना आई हो एंड दे ऑलरेडी मेड देयर माइंड कि उन्होंने जो करना है वो कर देंगे। फिर जब नहीं वर्कआउट होएगा, फिर आपको साल बाद कॉल आएगी, अच्छा जिमी जी ये नहीं हुआ, इसको कैसे निकला जाए, राइट। सो दिस इज़ एग्जैक्टली जो चीज़ है कि हमें हमेशा जब भी मार्केट बूम होता है, हमें ये देखना चाहिए हम कौन से प्रोफेशनल से सलाह ले रहे हैं, उसको कितना तजर्बा है, चाहे वो लॉयर है, चाहे अपना रियल स्टेट है, चाहे मॉर्गेज वाला है। जब भी सलाह लो, देखो कि वो मतलब सेंस बनती कि नहीं बनती। हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम बिल्कुल दोस्तों, भेड़ चाल में यकीन मत रखो, अपनी कैलकुलेशन करो, अपनी पॉकेट देखो। आज का टाइम ऐसा है कि आपको छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कैलकुलेशन। करेक्ट। सो अपने बंदों का क्या है, वो इमोशनल हो जाते हैं, देखते हैं भी फलाने ने 2 घर बुक कराए, मैं तो 3 कराऊंगा, उसने जाके अपना मर्सिडीज निकाल लिया, मैं पोर्श निकालूंगा, राइट। तो उस चक्कर में वो फंस जाते हैं। अब जैसे ही मार्केट डाउन आएगी तो सबसे पहले भागेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टियाँ बेचो, मतलब दुनिया ख़त्म हो रही है, तबाह हो रही है, अपना घर फटाफट बेचो। सो इमोशन से कभी भी बिजनेस डिसीजन नहीं होते। कोई बंदा कहेगा भी इसने बिजनेस खोला है, ये पैसे बना रहा है, मैं भी बनाता हूँ, राइट। चाहे आप में वो स्किल सेट है, चाहे आपके पास इतनी सेविंग है कि टू सर्वाइव 2-3-4 ईयर्स, पर ये देखा देखी में जो चक्कर में लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है कि 1.5-2 साल पहले किसी भी क्लाइंट की कॉल आती थी तो एक ही चीज़ होती थी, यार प्रॉपर्टी खरीदनी है बट असाइनमेंट क्लॉज होना चाहिए। आइडिया क्या था कि क्लोजिंग से पहले उसको बेचना है, पैसे बना देना, क्योंकि उसने भी असाइनमेंट पे ली थी और पैसे वहाँ पे बनाए थे। पर दोस्तों वो चीज़ अब बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी पॉकेट देखनी है, आपने अपने बारे में सोचना है, तो अपने आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है। मेरे को याद है 2 साल पहले किसी का कॉल आया था, तो वो कहते थे जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और हम 2-3 घर बुक कराना सोच रहे हैं। मैंने कहा भी उसका रीज़न क्या है, बिकॉज व्हेन पीपल कम टू मी एज अ प्रोफेशनल, आई नीड टू नो कि नीड एनालिसिस। अगर आप किसी बैंक में भी जाते हो ना, वो आपका रिस्क टॉलरेंस नीड एनालिसिस करते हैं। सो जो भी अच्छा प्रोफेशनल है वो क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी क्या है, कहता है एक मैंने अल्बर्टा में कराना है, एक इधर कराना है, एक उधर कराना है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा वही ना सर, वही प्रॉब्लम अब हो रही है, वो क्लोज नहीं करवा पा रहे हैं। क्लोज नहीं करा पा रहे, वो पहली बॉल पे छक्का मारना चाहते थे।
वो कहते भी मैं पहली बॉल पे विराट कोहली बनूंगा, छक्का मारूंगा, राइट। पर ये नहीं देखते भी विराट कोहली पहले 50 बनाने में टाइम लेता। अभी वर्ल्ड कप चल रहा तो उसके एंगल से बात कर रहा हूँ, वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। तो अगर विराट कोहली कंसिस्टेंट है, वो पहले अपना बेस बनाता है, राइट। हम देख रहे हैं भी फलाने ने 3 बुक कराए हैं, वो बंदा कहता भी बस मैं एक को फ्लिप करूंगा, मेरा एजेंट कहता है बुक कराओ, तो वहाँ से 1.5 बनेगा, वहाँ से 2 बनेगा। जी, उसका छोटा सा रीज़न ये था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में उनके इक्विटी बन चुकी थी, ठीक है। वो इक्विटी निकाल के डिपॉजिट था, सिर्फ बिल्डर को डिपॉजिट देना है, असाइनमेंट पे प्रॉपर्टी ली है, क्लोजिंग से पहले उसको बेच देना, आई मेक आउट माई मनी एंड आई कम आउट फ्रॉम द डील। हाँ जी, ठीक है। नाउ असाइनमेंट इज आउट ऑफ द पिक्चर, असाइनमेंट को डेड है, मार्केट डेड है, डेड है। तो दोस्तों स्टिल तो अभी वही अगेन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें आगे, अगर आप करना चाहते हैं तो वो बंदा कहता है जी मैंने बच्चों को, मेरे बेटे ने पढ़ने जाना है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को उसकी पढ़ाई भी निकल आए, मैं अपना घर भी पे ऑफ करूं, मतलब एक बॉल पे छक्का। मैंने कहा जो लोग 20-20 साल लगा के पे ऑफ करते हैं उनको भी पता है ना, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। तो अभी जो बंदे फंसे हैं वो वही बंदे फंसे हैं। एंड देन उन्होंने अपनी, कई बंदे अच्छे वाले बैठे थे, उनको खुजली हुई भी इसने लिया, तो मैं अपने रीफाइनेंस करा के, वो मेरा एजेंट कहता है मैं 2 वो भी ले लूँ। इसमें एक वर्ड ऐड करूंगा कि वो जो सारी इन्वेस्टमेंट थी ना, दे वर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब स्पेकुलेशन, अब जो टाइम है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, ऐसा नहीं आपको रिटर्न मिलेगा, बट यू हैव टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years टू गेट सम हैंडसम रिटर्न ऑन दैट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज गॉन। कल की बात है, मैं अपने ऑफिस बैठा था इधर लंदन में, तो एक बंदे की कॉल आई, कहता मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो उस बंदे ने बताया वो अच्छा भला क्लोज टू रिटायरमेंट, अच्छी जॉब है, अपनी मॉर्गेज भी बहुत छोटी मॉर्गेज थी घर पे, उसको कोई घूमते फिरते कोई अपना महारथी एजेंट मिल गया, कहता आप क्या कर रहे हो? वो बंदा अपनी मस्ती ज़िंदगी काट रहा था, उसको उठा के एक महंगी प्रॉपर्टी आउट ऑफ टाउन दिलवा दी। वो एरिया में इतनी ग्रोथ भी नहीं है, इट्स अ स्मॉल टाउन। तो वो बंदा कहता है जी मैंने क्लोजिंग कराई है, मेरी किस्त है उस पर 4500, तो किराया रो रो के उसने 2200 पे चढ़ाई है। अब उसमें मसला क्या है कि वो बंदा कहता भी मैंने खड़े पैर, लाइफ बढ़िया चल रही थी, अब 2000 मेरे को देना पड़ रहा है, मेरी वाइफ भी रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। अगर आप किराएदार कोई सस्ती कम रेंट पे चढ़ा देते हो, तो कल की आपकी 45 की 5500 हो जाती है, वो किराएदार नहीं मूव करता, यू आर काइंड ऑफ स्टक। हम कितने, मेरे को कॉल्स आती हैं, लोग अपना बिना ड्यू डिलिजेंस किए घर को रेंट पे दे देते हैं, बाद में मसले होते हैं, देन दे कॉल। जी मुझे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी वीडियो अगली बार बनाएंगे कि आज की डेट में टेनेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आप किराएदार ढूंढ रहे हैं, टेनेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दिस इज़ समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न दिस डेज अबाउट द टेनेंट्स। तो इसकी वीडियो अगली बार आपसे बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है सर? हाँ जी। सो एट द एंड फ्रेंड्स, हम यही कहना आपको चाहेंगे कि आज की डेट में यू हैव टू क्रिएट अ प्लान। कोई अपना फाइनेंशियल प्लान बैठो, आप देखो भी कितनी मनी कमिंग इन, कितनी मनी गोइंग आउट, और फ्यूचर के जो डिसीजन है शॉर्ट टर्म, ये डिसीजन ना लो कि कोई एजेंट या कोई मेरा दोस्त कहता है अगले 6 महीने में रेट कट आ रहे हैं। व्हाट इफ़ रेट कट अगले 2 साल ना आए? व्हाट इफ़ रेट कट 1 साल ना आए? हमें तो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने भी पेंडेमिक में कह दिया था, आई सी रेट स्टेइंग लो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इसी खबर को सुन के लोगों ने 3-3 अपने घर बुक करा लिए थे। अभी कई बिजनेसमैन है, आपको पता होगा, जो अपना बिजनेस लोन लिए थे सीबा, राइट, जो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, जो अपना इमरजेंसी लोन थे 60-60 हज़ार अपना सरकार ने सबको बांटा था, तो उसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर अभी इस साल की। अभी जो लोग फंसे हैं, कई बिजनेसमैन कहते हैं हम तो पैसा पूरा नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट कहती है 60 का 40 वापस कर दो, तो उसकी डेडलाइन को उन्होंने कह के एक्सटेंड किया अगले साल 18 दिन और, मतलब जनवरी 18 को उनका 40,000 ड्यू है। तो मेरे हिसाब से कई स्मॉल बिजनेस अभी परेशानी फेस कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में लोग बातचीत अंदर कर रहे हैं, अभी खुल के बात नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से अगले 6-8 महीने विल बी पेनफुल फॉर सम पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, और देखा देखी इस चीज़ में फंस गए हैं। सो ऑलवेज टॉक टू नॉलेजेबल पीपल हु नो व्हाट दे आर डूइंग, और आपको सच्चे ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं, आपका इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन की वैल्यू होती है। सो दिस इज़ द मार्केट, सम पीपल विल फाइंड द हार्ड वे, बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। थिंग्स विल ऑलवेज टर्न, टाइड विल ऑलवेज टर्न, सिचुएशंस चेंज। हम हमेशा रिसेशन से बाहर आते हैं, पर इस बारी लर्निंग लेसन लो। और एक बात मैं भी बोल देता राहुल, अगले 6-8 महीने में चाहे ब्याज का कट भी हो जाए, आई डोंट सी मल्टीपल ऑफर्स कमिंग एनी टाइम सून। जो आपको फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं उनका अपना कोई एजेंडा होगा, बट आई बिन बिजनेस लॉन्ग इनफ, 18 साल तो मेरे को रीएस्टेट करते हुए, ऐसे मैंने साइकिल आगे भी देखे हैं। इस बारी जो बर्न हुए हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर मल्टीपल बिडिंग। आप कैसे, क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे? दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, स्टिल अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
ज़रूर करिए, लेकिन ये सोच के चलिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चलें आप कम से कम 2-3 साल। आज की डेट में इज़ अ बायस मार्केट, आप जानते हैं, तो यू कैन बाय ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा आपको मॉर्गेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्लोजिंग बिल्डर के साथ है एंड यू डोंट नो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कोई और इश्यूज़ हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, फील फ्री टू कॉल मी और जिमी। माई नंबर इज़ 6477406048 और जिमी जी का नंबर है 647-961-2639, या हमारे सुपरमैक्स ऑफिस में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 5199332559। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड वी विल टॉक टू यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू।